शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ, और संदर्भ है भारत की तटस्थता नहीं, भागीदारी। यदि भारत तटस्थ भी होता उस विषय में, जिस विषय की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, तो भी उसका अपराध होता। भारत ने तो कुछ ऐसा किया कि तटस्थ रहना तो दूर, उसने अपनी भागीदारी घोषित कर दी। आप कहेंगे कि केवल भूमिका और विषय वस्तु पूरी तरह से लापता नहीं। आपको मैं संदर्भ बता देता हूं। 12 जुलाई यानी बीते बुधवार के दिन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक का उद्देश्य था दुनिया भर में जो कुरान को लेकर के एक विरोध और इस तरह के जो पार्श्विक विचारधारा वाली पुस्तक है उसको लेकर के एक तरह से कह ले कि जो जागरूकता के फलस्वरूप जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको रिलीजियस हेट्रेड के का जामा पहना करके उसका विरोध करने के लिए कि कोई भी देश इस तरह के किसी एक्ट को अपने यहाँ प्रमोट ना करे, इस कारण से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक बैठक बुलाई 12 जुलाई को, जिसमें लगभग 47 देशों ने भाग लिया। बैठक में एक रिजोल्यूशन लाया गया। रिजोल्यूशन का विषय था कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं, वे अपने यहाँ किसी भी तरह के रिलीजियस हेट्रेड या रिलीजियस बुक्स के खिलाफ किसी तरह के कंडेमेशन और हेट्रेड को प्रमोट ना करें, और ऐसा इंसिडेंट अगर हो तो उसको एड्रेस करें, उसके खिलाफ खड़े रहें। और इस रिजोल्यूशन को लाया गया। इस रिजोल्यूशन का उद्देश्य था कि, और इस रिजोल्यूशन का की जो पृष्ठभूमि थी, वो पृष्ठभूमि थी स्वीडन में बीते बकरीद के दिन यानी 29 जून 2023 के दिन जो कुरान को जलाया गया था, उसके विरोध में ये रिजोल्यूशन लाया गया। कोई बात नहीं, लाया गया क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा बॉडी है जहां इस तरह के खुराफात वाले कार्यक्रम होते रहते हैं। मैंने रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्तियां आहूत की, यहां पर उद्धृत किया, उसका उद्देश्य भारत है, क्योंकि उन 47 देशों में से भारत भी एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री था। लेकिन मैं केवल इशारे में नहीं बात करके आपको बता दूं, 47 देशों में से 28 देशों ने इस रिजोल्यूशन के पक्ष में अपना वोट दिया। 7 देशों ने निर्णय किया कि ना तो हम इसमें भाग लेंगे, यानी ना तो इसके हम पक्ष में रहेंगे और ना ही हम इसके विपक्ष में रहेंगे। उन लोगों ने इस वोटिंग से अपने आप को एब्सटेन कर लिया, यानी वे तटस्थ हो गए। लेकिन 12 देशों में सबसे महत्वपूर्ण देश जिसका नाम हम ले सकते हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिला करके, बेल्जियम इत्यादि देशों को, ब्रिटेन, फ्रांस को मिला करके, जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज थे, लग्जमबर्ग वगैरह को मिला ले, इन लोगों ने इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट दिया। लेकिन जिन 28 देशों ने इस रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया, उनमें अधिकांश वैसे ही देश थे जिनका संबंध मुस्लिम पॉपुलेशन से है। वे मोस्टली अफ्रीकन कंट्री जैसे मोरक्को, सोमालिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, या फिर ये जो कह सकते हैं कि इधर वेस्ट एशिया के देश थे। केवल उसमें एकमात्र ऐसा कंट्री जिसको देख करके लोगों को लगे कि भाई या तो ये तटस्थ हो जाता तो भी इसका अपराध होता। लेकिन संभव है कि भारत के लोगों को रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों की स्मृति रही होगी, इसलिए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट तो किया लेकिन तटस्थ नहीं रहे, इस रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया। तो आप कहेंगे कि भाई भारत ने एक उदारता दिखाई। कैसी उदारता? अमेरिका ने उदारता नहीं दिखाई, जहां पर हर तरह से मुसलमानों का वो बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात करते हैं, मुस्लिम इस्लाम को भी इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट में भी बोलते हैं। यही हाल इंग्लैंड का भी है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने फ्री स्पीच के नाम पर इस रेजोल्यूशन का विरोध किया
कि अगर हम इस तरह के रिजोल्यूशन लाएंगे और ये कहेंगे कि रिलीजियस हेट्रेड को प्रमोट करने वाले इंसिडेंट को कोई भी देश समर्थन ना दे, तो चलिए हम इसको मान लेते हैं। लेकिन जिस इंसिडेंट को आधार बना करके इस रिजोल्यूशन को यूएन में लाया गया है वो आधार गलत है, क्योंकि स्वीडन में जिस इंसिडेंट की चर्चा हो रही है वहां जिस एक इराकी मूल का एक जो युवक है जिसका नाम सालवान मोमिका है, उसने वहां पर बकरीद के दिन 29 जून 2023 को कुरान को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद के सामने जलाया। उसके पहले की पृष्ठभूमि क्या थी? उसने कुरान जलाने के पहले वहां के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से वहां परमिशन लिया, लेकिन उन्होंने जब परमिशन नहीं दिया तो वो कोर्ट जा करके, और वहां पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि डेमोक्रेसी में रहते हुए उसका अधिकार है किसी भी चीज का विरोध करना, और विशेष करके उस चीज का विरोध करना जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को पूरी तरह से निगल जाता हो। इस कारण से उसे परमिशन दिया जाए कि वो कुरान का विरोध करे। प्रदर्शन का तरीका उसका अपना होगा, और फिर उसको परमिशन कोर्ट से मिलता है, और जब परमिशन कोर्ट से मिल जाता है तो स्वाभाविक है कि जो पुलिस कल तक उसको प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दे रही थी, परमिशन नहीं दे रही थी, वही पुलिस उसके प्रोटेक्शन में खड़ी हो जाती है। इसका विरोध होता है। स्वाभाविक है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस कंट्री जितने भी हैं, जितने भी इस्लाम को प्रमोट करने वाले, इस्लाम के और इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को जो प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में, उन लोगों ने स्वीडन की इस घटना का जबरदस्त विरोध किया। लेकिन उन विरोध करने वालों में हमारे यहां से उस समय इमीडिएटली कोई आधिकारिक विरोध नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि भारत ने आधिकारिक रूप से कोई विरोध जाहिर नहीं किया उस समय, विशेष करके जब 29 जून को कुरान बर्निंग वाला इंसिडेंट होता है स्वीडन में। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में यह मामला आता है, तब भारत जो है उछल करके उन 28 देशों की पंक्ति में, जो 27 होते यदि भारत उसमें नहीं होता, तो वो झट से शामिल हो जाता है और कहता है कि नहीं, हम इस रेजोल्यूशन के पक्ष में हैं। और क्यों ना हो। जिस देश ने उस पार्टी के एक प्रवक्ता को एक तरह से देश निकाला से भी बदतर स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, नुपुर शर्मा को, केवल और केवल इस कारण से कि उस सुबुद्ध महिला ने केवल इतना ही तो कहा था कि तुम लोग जो राष्ट्रद्रोही छवि लेकर के टेलीविजन पर आ जाते हो और यहाँ हमारे धर्म के विषय में अनाप शनाप बकते हो, हम इतने सहनशील हैं, हम इतने सहिष्णु हैं कि कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन अगर हम कहने पे आ जाएं तो तुम्हें मिर्ची लगेगी। और नुपुर शर्मा ने केवल एक संदर्भ भी, वो भी आधी अधूरा तरीके से एक संदर्भ दिया था कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है, यानी वो जो मोहम्मद है जिसने इस कल्ट का को एक तरह से कहें क्रिएट किया, इस एक क्रिमिनल, पॉलिटिकल क्रिमिनल कल्ट जिसका नाम आज दुनिया में इस्लाम है, उसको जन्म दिया। उसने 6 साल की लड़की से शादी की थी। नुपुर शर्मा ने इतना ही कहा था, आगे की बातों को कह नहीं पाती। उस हो हल्ला के बाद क्या परिणाम निकला? कुछ देशों ने इस पे विरोध किया, कतर ने विरोध किया, जिसे अगर हम फूंक दें तो उड़ जाए, और हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करें कि क्या कर दें तो बह जाए। लेकिन ऐसे छोटे छोटे देशों के दबाव में आकर के भारत ने नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट कहा और पार्टी से निष्कासित कर दिया, और उसकी ऐसी स्थिति कर दी कि अब वो एक तरह से उसके सार्वजनिक जीवन से उसका निर्वासन हो गया है। उसका निर्वासन कब पूरा होगा, कब वो फिर से सार्वजनिक जीवन में आ पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। प्रश्न ये है कि जब इस तरह की छोटी छोटी धमकियों से डर करके कोई देश ऐसे निर्णय लेता हो, तो उसका जब यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जब एक मीटिंग बुलाती है, तो वहां पर वो तटस्थ तो रहेगा नहीं, और अगर तटस्थ नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी खड़ा नहीं होगा, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के साथ भी खड़ा नहीं होगा, फ्रांस के साथ भी खड़ा नहीं होगा, लग्जमबर्ग जैसे कंट्री के साथ भी खड़ा नहीं होगा, रोमानिया के साथ भी खड़ा नहीं होगा। खड़ा किसके साथ होगा? मोरक्को के साथ खड़ा हो जाएगा, सोमालिया के साथ खड़ा हो जाएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। और यही किया भारत ने।
इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दे दिया। सवाल यह है कि इसे हम कब तक डिप्लोमेटिक तरीके से हर चीजों को जस्टिफाई करते चले जाएंगे। इतिहास में किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? कल को जब कोई पन्ने पलटेगा तो क्या सामने आएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार, कौन से नरेंद्र मोदी जिन्होंने एक समय मुसलमानों से टोपी पहनना अस्वीकार कर दिया था। सिंबल ही न है, टोपी पहन लेते तो क्या हो जाता। पंजाब जाते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं, राजस्थान में अजीबोगरीब तरी, राजस्थान में हरियाणा में एकदम अजीब बहुत बढ़िया सा भव्य किस्म का एक वो पगड़ी और साफा बांध लेते हैं, मध्य प्रदेश में किसी और तरह का, कर्नाटक महाराष्ट्र में किसी और, नॉर्थ ईस्ट में भांति भांति की जब आप पगड़ी पहन सकते हैं, टोपियां पहन सकते हैं, अलग अलग तरह के हेड गियर आप डाल सकते हैं और उन सबों को आप यह नाम दे सकते हैं कि भाई ये तो हमारे सांस्कृतिक विविधता के एक परिचायक हैं, तो फिर टोपी पहनने में क्या आपत्ति थी? क्यों टोपी को आपने इनकार किया? क्योंकि टोपी को इनकार करना एक गहरा मीनिंग रखता है। वो मीनिंग क्या है कि आई रिजेक्ट इस्लाम, आई रिजेक्ट कुरान, आई रिजेक्ट द इनडॉक्ट्रिनेशन ऑफ टेररिज्म, हेट्रेड एंड क्रूएलिटी। आपने उस टोपी को इनकार करके बिना कहे ये सारी बातें कह दी। वो मुस्लिम हेट्रेड नहीं था जो स्वीडन में हुआ। स्वीडन में जिस घटना को अंजाम दिया सालमान मोमिका ने, वो स्वयं मुस्लिम रह चुका है, वह एक्स मुस्लिम है, वह मुस्लिम घर में पला बढ़ा, उसने इस्लाम को, इस्लाम के क्रूर चेहरे को अपनी आंखों से देखा। आप किसी से पूछें कि क्या तुमने राक्षस को देखा है, तो कोई अगर कहेगा कि नहीं हमने अपनी आंखों से राक्षस को देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे। हम में से 99% लोग इस्लाम को नहीं समझ रहे हैं, केवल हम बाहर से देख रहे हैं। जिसने इस्लाम के नंगे चेहरे को उसके सामने से देखा होगा वो हमसे बेहतर बयां कर पाएगा कि ये राक्षस कितना खतरनाक है। उन्हीं में से एक था सलमान मोमिका, जिसने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के एक प्रसिद्ध मॉस्क के सामने कुरान को हवा में उछाला, उसकी प्रतियों को जलाया, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी घटनाएं घट रही हैं। 29 जून को एक घटना घटी और 12 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल बॉडी में एक रिजोल्यूशन आता है जिसमें भारत उसके पक्ष में वोट देता है। उस रिजोल्यूशन का आधार ही होता है स्वीडन की वो घटना, जहां पर लोग एक तरह से कहें कि इस क्रिमिनल, इस क्रूअल ऑर्डर के खिलाफ में वो विरोध था। तो कहने का मतलब है कि अब दुनिया में अगर यूनाइटेड नेशंस की चले तो कोई भी कुरान के खिलाफ कुछ बोले नहीं चाहे। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं कि तो फिर आपने टोपी पहनने से क्यों इनकार कर दिया? क्या नरेंद्र मोदी के ना चाहते हुए भी भारत वहां पर जाकर के अपनी कोई बात कह देता? क्या अगर भारत ने इस रिजोल्यूशन के पक्ष में अपना वोट किया है तो क्या इसमें नरेंद्र मोदी की सहमति नहीं हो सकती है? स्वाभाविक होगी। अगर देश का कोई भी बहुत बड़ा निर्णय, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स का मामला हो या इंटरनल अफेयर्स का हो, उस निर्णय में क्या देश का प्रधानमंत्री शरीक नहीं होता है? बात घूम फिर करके ही आ जाती है कि हम एक समय तो इसके क्रूएल चेहरे के खिलाफ होते हैं तो सिंबॉलिकली हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर और सिंबल से और तरीके से जब 2014 से लेकर के नरेंद्र मोदी की सत्ता की चर्चा होगी तो इसके बुनियाद में गोधरा और गुजरात की राइट्स की चर्चा भी होगी और इस चीज की भी चर्चा होगी। ये सब इतिहास बन चुके हैं कि कैसे करके वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसका आरोप लगाते हैं, जो आरोप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में लगा, जो आरोप वामपंथी दल और देशद्रोही, मैं उसको आरोप मानता ही नहीं, क्योंकि उस आरोप से ही भारत का हिंदू जनमानस आह्लादित हुआ। उसे लगा कोई तो एक है जो क्रूरता के जवाब में और भी क्रूर होकर के, और भी हिंसक होकर के इनको जवाब दे सकता है। बात क्या थी? जब गोधरा का कांड हुआ तो हिंदुओं के उबलते हुए आक्रोश को नरेंद्र मोदी ने रोका नहीं, सिर्फ इतना कहा कि भाई प्रशासन आपको एक सीमा से अधिक समय नहीं देगा अपने इस आक्रोश को धरती पर, एक तरह से कह ले कि आप इस आक्रोश या प्रतिशोध का को आप ट्रांसलेट कर लीजिए जिस तरह से करना चाहते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट किया गया, बहुत जरूरी था ट्रांसलेट करना, क्योंकि गाहे बगाहे कैसे, देखिए हिंदू कभी दंगा करता नहीं, बात अगर वहां से चल रही है, हम लोग अपने तरफ से एक चींटी को नहीं मारते जनाब।
कैसे कोई किसी की हत्या कर देगा? व्यक्तिगत दुश्मनी की बात अलग है, आवेश की बात अलग है, क्रोध की बात अलग है। किसी व्यक्ति को वो भी किस तरह से उन लोगों ने, और कायरतापूर्ण तरीके से तो हिंदू कभी किसी चीज का जवाब देता ही नहीं है। या तो हट जाएगा या तो सह लेगा, सहिष्णु बन जाएगा, यहां तक कि कायरता का चोला ओढ़ लेगा, लेकिन वो कभी भी हिंसक हो करके और अनावश्यक रूप से खून नहीं किसी का बहाना चाहता। लेकिन गोधरा में क्या किया उन लोगों ने? ट्रेन के एक पूरे कंपार्टमेंट में आग लगा करके 65 से 70 लोगों को जिंदा जला दिया। इससे बड़ी अमानवीयता क्या होगी? इसको देख करके हमें क्या लगता है? वहां पर जो आईसिस के लोग कर रहे हैं, यजीदी महिलाओं को पिंजड़े में बंद करके आग लगा दिया गया। दर्जनों लोगों को एक कतार में नारंगी रंग के कपड़े पहना करके खड़ा कर दिया और फिर उनके गले रेत दिए गए। इस तरह की क्रूरता का अगर कोई समानांतर मिलता है तो गोधरा मिलता है। और गोधरा के बाद जब गुजरात में दंगे होते हैं तो उस दंगे के परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी सामने आते हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है कि यदि तुम इस तरह से गोधरा कांड को अगर अंजाम दोगे तो उसका परिणाम ऐसा होगा जहां हिंदू आक्रोश उबलेगा ही नहीं, उबल करके तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाएगा जो सबक तुम कभी नहीं भूलोगे। आज भी गुजरात के मुसलमान उस सबक को नहीं भूले हैं। इसी बात को डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया, जिसके विरोध में उस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने भारत में बैन कर दिया। लेकिन भारत का हर एक हिंदू जो राष्ट्रवादी है वो जानता है कि हम उसी नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। इतिहास में दर्ज है, और इतिहास में यह भी दर्ज है कि कैसे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मीडिया के सामने आते हैं, एक सार्वजनिक सभा में नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि भाई आप अपने राष्ट्र धर्म का पालन कीजिए। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं वही तो कर रहा हूं जनाब। नरेंद्र मोदी का वह जवाब, उनका टोपी का ना पहनना और गुजरात की वह घटना आज उनके लिए एक ऐसी सौगात के रूप में आया कि पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार चौथी बार जब तक वो चाहे प्रधानमंत्री बनते रहें। प्रश्न यह है कि जहां जिस आधारशिला पर खड़े होकर के आज की वर्तमान सरकार को हमने खड़ा किया, या हमने क्या खड़ा किया, एक कह ले कि वो एक ऐसा अवसर आया कि उसमें नरेंद्र मोदी को एक अपार जन समर्थन मिला। अगर वही सरकार आज यूनाइटेड नेशंस में रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति में, जिन्हें तटस्थ कहा गया कि आप अगर तटस्थ हैं तब भी आपका अपराध लिखा जाएगा, वहां आपने अपराध किया। पुरस्कार पाने वाला काम तो अमेरिका ने किया, लग्जमबर्ग ने किया, ब्रिटेन ने किया, फ्रांस ने किया, बेल्जियम ने किया, रोमानिया ने किया। आपने क्या किया जनाब? आप उस रिजोल्यूशन के पक्ष में आ जाते हैं, आप फ्री स्पीच के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आपने अपने एक प्रवक्ता को, नुपुर शर्मा को, फ्री स्पीच के लिए दंडित किया। कैसे नुपुर शर्मा बोल सकती है कि 6 वर्ष की आयशा के साथ वो मोहम्मद नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति शादी करता है? क्या यह मानवता है? क्या यही मानवता है? इसी को हम मानवीय मूल्य कहते हैं कि एक बूढ़ा जिसका एक पांव कब्र में लटका हुआ हो, वो अपने उस बुढ़ापे में अपने कुत्सित वासनाओं की पूर्ति के लिए एक 6 वर्ष की बालिका से विवाह कर लेता है। इस बात को पूरी तरह से ना कह पाने वाली अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट कह करके निष्कासित कर देना और उसके ऊपर तमाम सर धर से कलम वाले फतवाएं जारी हो जाना और फिर भी चुप रहना, और उसी नुपुर शर्मा के समर्थन में ना जाने कितने लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। यही होना है। इसके पीछे अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है तो वो तो गलत है ही, क्योंकि यही काम तो कांग्रेस करती आई है। लेकिन अगर इसके पीछे है कि नहीं, अगर मुस्लिम कंट्रीज को खुश करना है तो ये तो उससे भी भयावह है, क्योंकि इतिहास में दर्ज होगा। कल को कभी भी इस बात पे अगर चर्चा होगी कि जब स्वीडन में कुरान बर्निंग का इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद अमेरिका का क्या स्टैंड था, तो अमेरिका बोलेगा कि वी स्टूड विथ फ्री स्पीच। ब्रिटेन का क्या स्टैंड था, तो ब्रिटेन कहेगा वी फॉट फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कोई कहेगा कि एक छोटा सा देश लग्जमबर्ग कहां खड़ा था, तो कहेगा कि वी ऑल्सो स्टूड विथ अमेरिका एंड ब्रिटेन। रोमानिया वॉज ऑल्सो देयर, फ्रांस वॉज ऑल्सो देयर। लेकिन
भारत से अगर पूछा जाएगा तो कहा जाएगा नहीं नहीं, हम तो क्या भारत में किसी को बताने की जरूरत है कि कुरान किस चिड़िया का नाम है? कुरान का विरोध हुआ, विरोध करने वाले ने क्यों किया, यह बात क्या भारत में भारतीय सरकार को बताने की जरूरत है? हाँ, जरूरत है, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि 1985 में भारत की एक अदालत कलकत्ता हाई कोर्ट में चांदमल चोपड़ा ने इसके विरोध में कुरान को बैन करने की मांग की थी। बीच में छोटे मोटे कई इंसिडेंट हुए। वसीम रिजवी ने 26 आयतों को, चूंकि वसीम रिजवी बाद में कन्वर्ट होकर जितेंद्र सिंह त्यागी बन जाते हैं, हिंदू घर वापसी कर लेते हैं, उन्होंने इसके विरोध में कहा कि कम से कम 26 ऐसी आयतों को कुरान से इरेज कर दीजिए जो कि क्रूरता और दूसरे धर्म के लोगों को के खिलाफ हैं। तो उस वसीम रिजवी को ही जेल में डाल दिया जाता है। वाह, यही है हमारा देश। कहने का मतलब है कि हम इतने बड़े तो हो सकते हैं, लेकिन क्या हम कभी महान भी बनना चाहेंगे? बड़प्पन इसमें नहीं है, महानता इसमें नहीं है कि गलत चीज को हम प्रमोट करें। हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमानों, देखिए यहां भूल क्या हो रही है ना, कि इस्लाम और कुरान को हम इक्वेट कर दे रहे हैं मुसलमानों के साथ। जब भारत सरकार इस रिजोल्यूशन के विरोध में जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम के विरोध में जा रही है। वाई डोंट वी कंसीडर दैट द मुस्लिम्स आर द प्रिजनर्स ऑफ इस्लाम एंड इट्स डॉक्ट्रिन इंस्क्राइब्ड इन कुरान? हम इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? और यही बात को समझना होगा भारत सरकार को, नहीं तो फिर वही होगा, ढाक के तीन पात। हम हमेशा जो है गलत चीज का समर्थन करते रहेंगे, बाद में हम पश्चाताप भी करते रहेंगे। पश्चाताप किस रूप में करेंगे? पाकिस्तान के रूप में किया, बांग्लादेश के रूप में किया, और आने वाले समय में इस तरह के और भी डिमांड्स आएंगे, और कम से कम आतंकवाद तो आएगा ही। 2047 इन्होंने टारगेट रखा ही है गजवाए हिंद का, जहां पर ये लोग एक और पाकिस्तान कार्व आउट करेंगे। तो इन चीजों को अगर हम प्रमोट करने के लिए आज हम प्रस्तुत हैं, तब तो हमारा इस रिजोल्यूशन के साथ खड़ा रहना सही है। और माना कि अमेरिका स्वयं इस्लामिक फोबिया के खिलाफ बात करता है, माना कि ब्रिटेन में भी मुसलमानों को पूरी तरह से छूट मिली हुई है, लेकिन कम से कम वे लोग इतना तो करते हैं कि भाई हम फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं। तो भाई भारत में तो डेमोक्रेसी आज से नहीं है, 47 से नहीं है। हम तो राजतंत्र के जमाने में भी प्रजातंत्र की भांति फंक्शन करते थे। तो आज अगर भारत खुल करके इस बात को कहे कि नहीं, हम फ्री स्पीच के लिए ही सही, हम हर तरह के प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज विद इन द लिमिट्स ऑफ, कह सकते हैं सैनिटी के अंदर होना चाहिए। चलिए, आपको कुरान को जला देना आपको खराब लगता है, बहुत विभत्स लगता है, तो कम से कम कुरान के विरोध को तो आप स्वीकार कर सकते हैं। वसीम रिजवी ने जो रिजोल्यूशन कोर्ट से डिमांड किया उसको तो स्वीकार कर सकते हैं। उसके पहले भी बहुत पहले भी बहुत तरह की बातें आई हैं। दिल्ली में हिंदू महासभा ने इस तरह का डिमांड किया था, वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इंसिडेंट हुए। उस रूप में तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जस्ट एक बाउंड्री बना लीजिए, लेकिन बाउंड्री बनाने का मतलब ये होता है कि हम विरोध प्रदर्शन को मर्यादित तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप जब रिजोल्यूशन के पक्ष में चले जाते हैं तो आप तो सीधे कह रहे हैं कि नहीं, वी आर अगेंस्ट रिलीजियस हेट्रेड। और रिलीजियस हेट्रेड को आप किस रूप में पढ़ेंगे? अगेंस्ट इस्लाम। भाई, यहाँ रिलीजियस हेट्रेड कहाँ आता है? इस्लाम खुद ही हेट्रेड का एक प्रतीक है। कुरान पूरी तरह से हेट्रेड से भरा हुआ एक वर्सेस का एक बजबजाता हुआ वायरसेस वाला एक, कैसे कहने की, एक बहुत ही इन्फेक्टेड बॉडी है। उसके विरोध में जाना कहां से रिलीजियस हेट्रेड के अगेंस्ट करना हो सकता है? जहां एक और हमको ये समझना होगा, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की उस इमेज को आज सामने लाना पड़ेगा, या उस चीज को रिमाइंड कराना होगा कि आपने टोपी को इनकार किया था, आपने गोधरा का प्रत्युत्तर दिया था, और आपने उस समय के प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि आप मुझे राजधर्म निभाने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कर रहा हूं जनाब। और वही करने के चक्कर में उसी इमेज के साथ आज आप जहां पहुंचे हैं, अगर आज आप
पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को संतुष्ट करने लगेंगे तो आपके उस इमेज का क्या होगा। और एक तरह से कहा जाए कि जो लोग जेल में बंद हैं उन्हें आप ये कह रहे हैं कि तुम जेल में ही रहो, ये तो ठीक उसी प्रकार से है। ऑन द अदर हैंड भारत की महानता इसमें होती कि हम सऊदी को कहते, हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कहते, कतर को कहते, ईरान को कहते, इराक को कहते, यमन को कहते, सूडान को कहते, इजिप्ट को कहते कि तुम लोगों को इस्लाम ने प्रिजनर्स बना रखा है, गुलाम बना रखा है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, निकलो और 632 के पहले के अपने जीवन में लौट जाओ। हमारी महानता वहाँ होती। काश कि हम उस ओर दुनिया को ले जा पाते। अगर हमें दुनिया का फेवर ही चाहिए, दुनिया का सर्टिफिकेट ही चाहिए कि हम बहुत महान हैं, बहुत दरिया दिल हैं, तो हम इस दरिया दिली को और बड़ा कर लेते और उन्हें कहते कि चलो तुम्हें हम इस जेल से निकालते हैं जिसका नाम है इस्लाम। लेकिन इसके साथ तो मुझे कहना पड़ेगा काश। आज के लिए धन्यवाद।